नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सही चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रत्यक्ष टैक्स के बारे में पढ़ा था, प्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, प्रत्यक्ष कर। इस वीडियो को जाके देखिएगा और फिर इसको पढ़िएगा तो आपको दोनों में कौन कौन से करों का अंतर है। मैंने 3 वीडियो अब तक टैक्स के ऊपर बनाए हैं आप लोगों के लिए। एक में मैंने पूरी लिस्ट बना दी है कि कौन से प्रत्यक्ष कर हैं और कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, और जो उसके बाद ये वीडियो बनाया जो प्रत्यक्ष कर का है उसमें जो मैंने टैक्स बताया उसके बारे में बताया है होता क्या है आखिर में। और आज जो बताने जा रहा हूँ वो अप्रत्यक्ष कर है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें ये बताऊँगा इसमें होता क्या है। तो बहुत टैक्सों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनके जो प्रकार है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको पढ़ने कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में भी कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और उतनी समझ हम लोग को होनी ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ वनडे एग्ज़ाम में या वन लाइनर में जो क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में उतनी तक सीमित समझ आपकी नहीं होनी चाहिए। उस स्तर तक की समझ होनी चाहिए कि आप अगर टैक्स के ऊपर किसी प्रकार का टॉपिक आ गया लिखने के लिए और अगर आपके दिमाग के अंदर उस टैक्स के बारे में समझ नहीं है या उससे संबंधित फैक्ट नहीं है आपके पास, तो आप चीज़ों को जोड़कर उसमें जो मैटर आपको डालना होगा लिखने के लिए वो आप लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए टैक्स जो है उसके बारे में जाने, वो टैक्स होता क्या है। सभी टैक्सों के बारे में तो सब पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टैक्स हैं वो है क्या, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, किन चीज़ों पर वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, टैक्स का कलेक्शन किनके द्वारा हो रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, जैसे प्रत्यक्ष कर हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि प्रत्यक्ष कर जो होता है वो जिस व्यक्ति के ऊपर भारित होता है वही उसको व्यय करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स यानी आयकर, आयकर की हम बात कर रहे हैं। आय, जो व्यक्ति आय का वहन करेगा वही आय का टैक्स, मतलब आय पे इंप्लीमेंट होने वाले टैक्स को देगा। जो व्यक्ति आय का वहन नहीं करेगा वो आय के ऊपर टैक्स नहीं देगा। आय के अलावा और भी ऐसे टैक्स हैं जो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते थे, उसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। उसी के अपोजिट जब हम लोग जाते हैं वो अप्रत्यक्ष कर में, तो अप्रत्यक्ष कर वो होता है कि जिसके ऊपर जो व्यक्ति ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, जो व्यक्ति पे कर रहा होता है वो डायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व नहीं होता है इनडायरेक्ट पे को पे करने के लिए। ध्यान रखिए, इसका वास्तविक भार, जो वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो उसे अदा करता है। मतलब उदाहरण के तौर पे बताएं आपको को, जब कोई वस्तु आप जब लेने जाते हैं, जब कोई वस्तु लेने जाते हैं तो जब वस्तु आप लेते हो वस्तु की आप कीमत अदा करते हैं, एमआरपी पर आप कीमत अदा करते हैं, ना कि उस पर आप टैक्स दे रहे होते हैं। या जिस सुविधा का आप लाभ उठाते हैं उसका टैक्स तो आप पेड करते नहीं डायरेक्टली रूप से, हालांकि उस कीमत के अंदर वो टैक्स इंक्लूड होता है, तो उस टैक्स को कोई और पे करेगा ना कि आप। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस वस्तु को लेके आइए अब फिर चलिए उसको अलग से उसका पे कर रहे हैं आप टैक्स। आपके ऊपर इसी की जिम्मेदारी नहीं है, वो कोई और उसको वहन करेगा, आपने तो उसकी कीमत अदा की है। ये बहुत साधारण सा उदाहरण लिया जाता है अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर के बीच के डिफरेंस को जानने के लिए। ये ठीक है। फिर आते हैं जब हम अप्रत्यक्ष कर पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन कौन से कर हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे सीमा शुल्क। कस्टम ड्यूटी ज़्यादा समझ में आता है हमारे दिमाग में, क्योंकि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है ये। कस्टम ड्यूटी ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। सीमा शुल्क अगर लिखा है तो नहीं समझ पाएंगे कौन सी सीमा की बात कर रहे हैं आप। बाउंड्री, राज्यों की सीमा की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं, किस सीमा की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर। जो सीमा शुल्क हम किस पे लगा दें, तो इस चीज़ को समझे। सीमा शुल्क लगाओ तो इसका बहुत व्यापक अर्थ है। व्यापक अर्थ का मतलब यह है कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
इसे देश की सीमा के बाहर, देश का नाम लिया, देश की सीमा के बाहर जाने वाली तथा देश में बाहर से आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो सीधे हम लोग सीमा शुल्क को क्यों ना कह दे कि यह आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो जब आयात निर्यात करते हैं तो वो तो हम देश के बाहर या देश के अंदर ही करेंगे ना, किसी देश से। देश के अंदर कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, देश के बाहर किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो वो हम निर्यात कर रहे हैं। तो आयात निर्यात के की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स या कर सीमा शुल्क कहा जाता है। वही चीज मैंने यहां पर लिखा है कि अतः यह निर्यात और आयात पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपको होनी चाहिए, और सभी प्रकार के जो टैक्स मैं यहाँ बताऊंगा उस संबंध में जानकारी ये होनी चाहिए कि केंद्र द्वारा आरोपित और एकत्र किया जाता है। इस सीमा शुल्क को केंद्र ही लगाता है और केंद्र ही उसे एकत्र कर लेगा। मतलब केंद्र ने इम्प्लीमेंट किया इस टैक्स को और केंद्र ने उसको एकत्र कर लिया। लेकिन वित्त आयोग की सिफारिश, जैसा हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन भी आता है कि वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का बंटवारा जो होता है वो किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो वित्त आयोग। तो वही चीज़, वित्त आयोग की सिफारिश पर इसका बंटवारा जो है केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है। मतलब कि इम्प्लीमेंट तो केंद्र ने किया, एकत्र भी केंद्र ने किया, भैया तुम ही करो, तुम ही लगाओ, तुम ही इकट्ठा करो, लेकिन भैया हमको दे देना, ठीक है। तो केंद्र ने भी कुछ रख लिया उसमें और राज्य ने भी कुछ रख लिया, मतलब राज्यों को कुछ रख लिया, राज्यों को दे दिया गया केंद्र के द्वारा। तो केंद्र ने अपने पास रख लिया और केंद्र ने राज्यों को भी दे दिया, मतलब उसका मध्य विभाजन किया। किसकी सिफारिश पर? वित्त आयोग की सिफारिश पर। अब आते हैं दूसरा, सेवा कर की बात करते हैं। सेवा कर क्या है? जिसे हम लोग बोलते हैं सर्विस टैक्स। आजकल आप लोग नाम सुनते हैं जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, ये वही है। अब जीएसटी हो गया है, पहले सेवा कर था, लेकिन हम लोग जानेंगे इसको। तो सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, इसे सेवा प्रदाता द्वारा दी गई सेवाओं पर लगाया जाता है। सेवा प्रदाता जो कंपनी या कोई व्यक्ति है या किसके द्वारा जो लगाया, जो सेवा प्रदान की जा रही है, उस सेवा के ऊपर, सेवा तो बहुत कुछ, टेलीकॉम सेक्टर है, डॉक्टरी पेशा है, इंजीनियरिंग पेशा है, बहुत से ऐसी सर्विसेज हैं जिसको सेवा की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो उस जो कंपनी सेवा दे रही है उसकी सेवाओं पर जो टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता है उसे सेवा कर कहते हैं। और इसको पे भी कौन करेगा? आपने सेवा ग्रहण कर लिया, अभी आपने वस्तु की बारे बात की, अब सेवा की बात कर लें। तो जब आप सेवा किसी से लेते हैं, या जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी इलाज कराने जा रहा है, तो इलाज क्या है? एक तरह का सेवा है। तो आप उसकी कीमत पे करते हैं, ना कि आप कीमत पे करने के बाद अलग से जाते हैं टैक्स पे करने। टैक्स पे करने का काम जो इलाज दे रहा है उसका है। इसका मतलब आपने कीमत तो व्यय कर दिया, लेकिन टैक्स का पेमेंट जो करना है वो किसे करना है? वो हॉस्पिटल करेगा या कोई डॉक्टर करेगा जो जिसने सेवा दिया है। तो सेवा प्रदाता द्वारा दी गई सेवाओं पर लगाया गया कर सेवा कर है, और इस कर का भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है। सेवा कर को सर्वप्रथम लागू जो किया गया, ये 1994-95 में राजा जे चलैया की समिति की सिफारिश पर किया गया। याद रखिएगा, सेवा कर को राजा जे चलैया की सिफारिश पर लाया गया था। अब इसे जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि गुड एंड सर्विस टैक्स जब बना तो चूँकि हमारी जो टैक्स प्रणाली है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही थी। अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग तरह की अलग अलग रेंज में टैक्स लग रहे थे, अलग अलग मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, उसके ऊपर रेट ऑफ जो टैक्स के जो इंटरेस्ट तय किया जाता था वो लगता था। लेकिन आगे चल के ये हुआ कि सबको एक ही स्लैब में, एक ही ग्रुप में, एक ही लेवल में लेके आना है, जिससे क्या टैक्स प्रणाली को सरल किया जा सके। तो वो जीएसटी बनाई गई, गुड एंड सर्विस, मतलब वस्तु भी आ जाए इसके अंदर और सर्विसेज भी आ जाएं। तो इसीलिए सेवा कर का दो सेवा कर रखने का कोई मतलब नहीं रह गया फिर, तो इस सेवा कर को इसी के अंदर मर्ज कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। इसे भी केंद्र सरकार द्वारा आरोपित और एकत्र किया जाता है और फिर से
वित्त आयोग की सिफारिशों में केंद्र और राज्यों के मध्य में इसका बंटवारा कर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो सेवा कर में भी वही चीज़ हो रहा है जो सीमा शुल्क में हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं उत्पाद शुल्क, जिसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। अब देखिए सीमा शुल्क आपने पढ़ा, एक कस्टम ड्यूटी था जो कि आयात और निर्यात पर की जाने वाली वस्तुओं पर टैक्स लग रहा था। लेकिन उत्पाद शुल्क मतलब उत्पादन करना है ना। एक्साइज ड्यूटी देश के भीतर वस्तु के उत्पादन पर लगने वाला कर है। ये देश के भीतर वस्तु के उत्पादन पर लगने वाला कर उत्पाद शुल्क होता है। जिसे हम लोग वस्तु अगर कोई हम उत्पाद शुल्क की बात करें, किसी की उत्पादन की बात करें, तो जैसे शराब हो गया, तंबाकू हो गया, गांजा हो गया, ऐसी मादक वस्तुएं। और ध्यान दें, केंद्र सरकार इनके ऊपर, शराब, तंबाकू, गांजा के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स इंप्लीमेंट नहीं करती है, ना कर सकती है। लेकिन तंबाकू से बनी हुई वस्तु, जिसे हम लोग सिगरेट कहते हैं, या कोई अन्य वस्तु, जिसे कोई अलग अलग तरह के नाम होते होंगे, भाई सिगरेट सबसे पॉपुलर नाम है, सब लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है केंद्र सरकार कर, ध्यान दे, केंद्र सरकार कर लगाती है, नहीं लगाती है, केंद्र सरकार कर लगा सकती है। तंबाकू से निर्मित जो वस्तु है सिगरेट पे कर लगाती है। कहाँ नहीं लगाती है? शराब, तंबाकू, गांजा पे नहीं लगाती टैक्स, लेकिन सिगरेट पर लगाती है। ठीक है, इसका विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य हो जाता है। इसका विभाजन भी क्या होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य उत्पाद शुल्क का किया जाता है। ध्यान दें, सिगरेट के ऊपर टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, याद रखेंगे। लेकिन जो शराब है, तंबाकू है, गांजा जो है, इसके ऊपर नहीं लगाती है। मगर इससे निर्मित है, तंबाकू से निर्मित वस्तु सिगरेट है, तो इसके ऊपर लगाती है। मूल्य वर्धित कर, जिसे बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। इसको उत्पादन से लेकर बिक्री के प्रत्येक चरण में होने वाले मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है। मूल्य संवर्धन मतलब समझते हैं आप लोग? सामान्य सी चीज़ है कि किसी वस्तु का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है। मूल्य संवर्धन का मतलब होता है मूल्य की वृद्धि करना। सीधी सी बात कि मूल्य की वृद्धि कर रहे हैं, और जब जब मूल्य की वृद्धि होगी तो उसके ऊपर जो टैक्स इंप्लीमेंट किया जाएगा उसे बोलेगा वैल्यू एडेड टैक्स। इसे कह सकते हैं टैक्स नहीं कहेंगे, टैक्स प्रणाली की श्रेणी में रखा जाएगा। तरह का सिस्टम है जो कि जिसे टैक्स वसूला जाता है। तो टैक्स तो पहले ही जा रहा था, लेकिन जैसे मूल्य का वर्धन किया गया, मतलब मूल्य की जो वृद्धि की गई, उसके ऊपर फिर से टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब एडेड टैक्स लगा दिया गया, जिसे बोल दिया गया मूल्य वर्धित कर। इसे केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर लगाया जाता है। ध्यान दें कि जब भी मूल्य वर्धित कर कहीं लिखा है तो इसे केंद्र भी लगा सकते हैं इसके ऊपर टैक्स, और राज्य भी लगा सकते हैं। केंद्र स्तर पर वैट सैनवैट के रूप में लगाया जाता है, और राज्य स्तर पर वैट बिक्री कर या व्यापार कर के रूप में इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। सर्वप्रथम इसे 2003 में लागू किया गया था। सबसे पहले इसे हरियाणा में लागू किया गया, और सबसे अंत में 2008 में उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में 2003 में लागू कर दिया गया था सबसे पहले, याद रखेंगे। तो अगर कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वैट को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, तो हरियाणा में, लेकिन सबसे बाद में, अंत में 2008 में यूपी में लागू किया गया। भारत में वैट जो है टैक्स क्रेडिट विधि से लागू किया जाता है। अभी कहें ये वैट में के अंदर जो टैक्स में लिखा है टर्मोलॉजी कि टैक्स क्रेडिट विधि, ये है क्या? भारत में वैट टैक्स क्रेडिट विधि से लागू की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो वैट है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स, यानी मूल्य वर्धित जो कर है, इसमें जो ये विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है, टैक्स क्रेडिट विधि, इसका मतलब ये हुआ यदि टैक्स लागू होता गया और राज्य के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता, और राज्यों को जो अगर यदि नुकसान होता है वैट कलेक्शन में, अगर राजस्व का नुकसान होता है, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो कर दिया केंद्र सरकार के कहने पर, लेकिन इसमें अगर नुकसान उठाना पड़ गया राज्यों को, तो केंद्र सरकार पहले वर्ष 100%, तीसरे वर्ष 50% और दूसरे वर्ष 75%, सॉरी ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, पहले वर्ष 100%, दूसरे वर्ष 75% और तीसरे वर्ष 50% राज्यों को भरपाई करेगी जो उसको नुकसान हुआ है। अगर
जो एस्टीमेट तैयार करेगी राज्य की कि मुझे इतने करोड़ का राजस्व का घाटा हुआ है, तो उतने करोड़ राजस्व का भुगतान केंद्र सरकार राज्यों को करेगी पहले वर्ष, फिर उसका 75% करेगी अगले नेक्स्ट वर्ष, और उसका तीसरे वर्ष जो है 50% का भुगतान करेगी। तो इसी को बोलते हैं वैट टैक्स क्रेडिट विधि। याद रखेंगे। तो वैट टैक्स क्रेडिट विधि में क्या आता है, तो इसको याद रखें। फिर देखें केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर लिखा है मैंने, तो केंद्रीय बिक्री कर समझ जाएंगे केंद्र इंप्लीमेंट किया जाता होगा, सही बात है। लेकिन बिक्री कर लगाने का अधिकार राज्यों के पास भी है, जैसे कि मूल्य वर्धित कर की हम बात कर रहे थे। बिक्री कर को हम लोग व्यापार कर भी कह सकते हैं। लगाने का अधिकार राज्यों के पास है, लेकिन केंद्र भी इस टैक्स को लगा सकता है। जीएसटी लागू होने के बाद से केंद्रीय बिक्री कर यानी व्यापार कर को समाप्त कर दिया गया है। अर्थात बिक्री कर या केंद्रीय बिक्री कर को दोनों को ही जीएसटी के अंदर ला दिया गया है। इसका मतलब यही हुआ। ये तो हो गया केंद्रीय बिक्री कर यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स। याद रखेंगे बिक्री कर भी लिखा है, अगर बिक्री कर सिंपल लिखा है तो आप समझ लीजिएगा राज्यों के द्वारा लगाया जा रहा है। अगर केंद्रीय बिक्री कर लिखा है तो सीधे समझ जाएंगे कि आप समझ रहे, दिमाग लगाना नहीं, सीधे केंद्र इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मतलब कि है तो बिक्री कर मूल रूप से देखा जाए तो राज्यों का, लेकिन केंद्र भी लगा सकती थी जब तक जीएसटी नहीं था। अब चूंकि जीएसटी के अंदर आ गया है, तो अब जीएसटी के अंदर आ गया तो हम लोग जीएसटी के अंदर ही बिक्री कर को अप्रत्यक्ष कर के रूप में पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब आता है सबसे अंतिम, वो है जीएसटी, जिसका मैंने यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया है। जीएसटी एक ही बहुत ही अच्छा और बहुत ही लेंदी टॉपिक है जीएसटी। तो जीएसटी के ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगा, जीएसटी के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि जीएसटी है क्या, जीएसटी लाई क्यों गई, जीएसटी से किन समस्याओं का निवारण हुआ, इसके क्या इफेक्ट है और क्या चुनौतियां हैं, इसको चीज़ें हम लोग देखेंगे जीएसटी के अंदर। ठीक है। और गुड एंड सर्विस टैक्स हम बात कर रहे हैं इतनी देर से हैं, और हम लोग यहाँ पर मैंने वस्तु का एक उदाहरण दिया आपको, और व्यापार और आपको सेवाओं का उदाहरण दिया मैंने। तो जाहिर सी बात है कि जब हम अप्रत्यक्ष कर में पढ़ रहे हैं तो जीएसटी आपको बिल्कुल कॉमन सेंस आप बिल्कुल भूल जाइए कि क्या है। तो भी आसानी से अगर जीएसटी अगर आपसे पूछ लिया कि जीएसटी किस प्रकार के कर के अंतर्गत रखा जाता है, तो आप आंख बंद करके आप प्रत्यक्ष कर टिक कर देंगे, क्योंकि आपने सीमा शुल्क पढ़ समझ लिया, सेवा कर पढ़ लिया, उत्पाद शुल्क पढ़ लिया, और मूल्य वर्धित कर पढ़ लिया, केंद्र बिक्री कर पढ़ लिया। ठीक है। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको जीएसटी समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जब मैं जीएसटी इसको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।